सभी को हरिओम। आरंभ करते हैं पाठ संख्या 50। आज आप सबके प्यार और आशीर्वाद से मैं हाफ सेंचुरी पूरी करने जा रहा हूं। आज हमारी पाठ संख्या 50 हो रही है। हम पिछले पाठ में बुद्ध देव जी के बारे में जानकारी साझा कर रहे थे, जिसमें मैंने लग्न से लेकर 6 नंबर घर तक आपको बुद्ध देव जी की छोटी छोटी जानकारियां दी थी। हमारे बुद्ध देव कुंडली के 12 भावों में किस तरह का प्रभाव रखते हैं, हम इसे समझने का अभी प्रयास कर रहे हैं। अभी हम किसी विशेष कुंडली को लगाकर उस पर बुद्ध देव किस तरह का प्रभाव देते हैं उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। सिर्फ 12 भावों में जब बुद्ध देव विराजमान होते हैं तो किस घर में कैसा प्रभाव रखते हैं, इसे समझाने का भी प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि आपके स्किल्स को धीरे धीरे डेवलप कर रहा हूं। अभी बुद्ध देव जी की बहुत सारी जानकारियां आपको देनी है, जो धीरे धीरे आगे मैं देता रहूंगा। मैंने आप लोगों से कहा था कि आप पाठ संख्या 20 और पाठ संख्या 11 को एक बार जरूर देख लीजिएगा, कि ताकि आप जो आगे बताने जा रहा हूं उसे समझने में आसानी हो सके। अब हमारे बुद्ध देव जो कि एक ही दृष्टि रखते हैं, बुद्ध देव जी के पास एक ही दृष्टि है, वो है 7वीं दृष्टि, 7 नंबर की दृष्टि। बुद्ध देव जहां पर भी विराजमान होते हैं वहां से 7वें घर पे देखते ही देखते हैं, और उनको दृष्टियां नहीं दी गई हैं। और हमारे बुद्ध देव जो कि 100 में से 80 पत्रिकाओं में सूर्य देव जी के साथ ही देखे जाते हैं। सूर्य और बुद्ध का आपको कॉम्बिनेशन जरूर देखने को मिलेगा, जिसे हम बुद्ध आदित्य योग कहते हैं। अब जब सूर्य देव बुद्ध के साथ हो और अस्त ना हो और 6, 8, 12 ग्रहों में ना हो, अच्छी प्लेसमेंट में हो, तो हम कहते हैं जी बुद्ध आदित्य योग आपका बन रहा है, जो कि बहुत शुभ और फलदायक होता है। मगर हमारे सूर्य देव 30 डिग्री 30 दिन में चलते हैं, तो एक दिन में 1 डिग्री चलते हैं, जिस वजह से 30 दिन में वह एक घर से दूसरे घर में प्रवेश कर जाते हैं। और हमारे बुद्ध देव भी 27 से 28 दिनों में एक राशि को पार कर जाते हैं। अब लगभग इनका समय आसपास ही रहता है, जिस कारण से हमारे सूर्यदेव और बुद्ध देव साथ साथ रहते हैं। अब सूर्यदेव और बुद्ध देव साथ होने के कारण बुद्ध देव 90% पत्रिकाओं में अस्त दिखाई देते हैं। अभी मैंने आपको अस्त, वक्री, मार्गी, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं दी है, मगर जो भी हमारा ग्रह अस्त हो जाता है, अगर उसने हमको 100% रिजल्ट देना है तो वह हमें 100% रिजल्ट ना देकर हमें 50% रिजल्ट देता है। मगर ये प्रभाव बुद्ध देव जी के साथ कम देखने को मिलता है, क्योंकि सूर्यदेव और बुद्ध देव ज़्यादातर साथ साथ रहते हैं, इसलिए 100 में से 90 या 80 पत्रिकाओं में बुद्ध देव अस्त ही होते हैं। इसलिए बुद्ध देव जी पर अस्त होने का इतना प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर आप शास्त्रों का गहन अध्ययन करेंगे तो शास्त्रों में ही बता दिया गया है कि हमारे बुद्ध देव को एक सौम्य ग्रह कहा गया है। इसलिए सौम्य ग्रह कह देने के कारण इनकी दृष्टि भी हमेशा शुभ होती है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि शुभ ग्रह की दृष्टि शुभ और अशुभ ग्रह की दृष्टि अशुभ होती है, तो बुद्ध देव जी की दृष्टि को हमें हमेशा शुभ ही मानना है। अब अगर बुद्ध देव शुभ ग्रह के साथ बैठते हैं तो शुभ हो जाते हैं, और अशुभ ग्रह के साथ बैठते हैं तो अशुभ हो जाते हैं, मगर इनकी दृष्टि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बुद्ध देव जी की दृष्टि को हम हमेशा शुभ ही कहेंगे। और ये सूर्य देव जी के साथ अस्त हो जाने के कारण इनके अस्त होने का प्रभाव भी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है। मगर अगर कोई और ग्रह सूर्य देव जी के साथ बैठ जाता है और अस्त हो जाता है तो वह 50% का रिजल्ट देते हैं, मगर हमारे बुद्ध देव 70 से 80% का रिजल्ट देते हैं। अब अस्त, वक्री, मार्गी पर भी मैं आपको आगे पाठ दूंगा। अब अस्त ग्रह के बारे में छोटी सी जानकारी बुद्ध देव जी के लिए दे रहा हूं। जब भी सूर्य देव जी की डिग्री से 12 डिग्री के आसपास अगर बुद्ध देव आ जाएंगे तो बुद्ध देव अस्त हो जाते हैं। अगर हमारे सूर्य देव 0 डिग्री के हैं और हमारे बुद्ध देव 12 डिग्री के हैं तो उन्हें अस्त माना जाएगा।
तो आपको ध्यान रखना है कि कब वो अस्त होंगे और कब वो अस्त नहीं होंगे। अगर इन दोनों के बीच की दूरी 12 डिग्री से अधिक होगी तो बुध देव अस्त नहीं होंगे, और अगर शुभ ग्रह अच्छी प्लेसमेंट में बैठे होंगे तो हम कहेंगे कि ये बुध आदित्य योग बन रहा है। आप जब योगों को पढ़ेंगे तो इसे बुध आदित्य योग कहा जाता है। आज मैंने आपको बुध आदित्य योग की भी छोटी सी जानकारी देने का प्रयास किया है। अब अगर हमारे बुध देव जी 7 नंबर घर में विराजमान होते हैं तो जहां बैठेंगे वहां से सामने वाले घर को दृष्टि देंगे। तो अगर यहां बैठे हैं तो इनकी दृष्टि सामने होगी। तो मैंने पिछले पाठ में भी बताया था कि जो हमारा लग्न होगा उसका हमारा सामने वाला घर भोग होता है। अगर मेरा यहाँ ग्रह बैठा है तो ये भोग होगा, अगर हमारा ग्रह यहाँ बैठा है तो 11 नंबर उसका भोग होगा। अब अगर हमारे बुध देव 7 नंबर घर में विराजमान होंगे, इस घर से हम डेली वेजेस की चीज़ों को देखते हैं, रोज के हमारे पैसे का जो रूटीन वर्क होता है हम उसे देखते हैं। यहाँ से हम अपने जीवन साथी को भी देखते हैं, जीवन साथी के रंग रूप गुण उसकी आकृति को भी देखते हैं, कोर्ट कचहरी को भी देखते हैं, और इससे हम यात्राओं को भी देखते हैं। अब अगर हमारा बुध 7 नंबर घर में होगा तो ऐसा जातक अपने जो भी रिटेल के बिजनेस को कर रहा होगा वह उसमें बहुत अच्छी बुद्धि लगाता होगा। वह 1 रुपये को 2 रुपये बनाने का प्रयास बहुत अच्छा और समझदारी से करता होगा। अगर हमारे बुध देव शुभ हैं तो मैं आपको बता चुका हूं कि कब हमें शुभ और अशुभ समझना है। जितनी बातें मैं आपको शुभ के लिए बोलूंगा उसका विपरीत आपको अशुभ समझ लेना है। अब ऐसे जातक की पत्नी भी तो बुद्धिमान होगी। ऐसे जातक की धर्म पत्नी आपके व्यापार में आपका साथ देती होगी, वह आपके बिजनेस को बहुत अच्छा संभालती होगी। अगर हम कोर्ट कचहरी से रिलेटेड, मान लीजिए हम वकील हैं या हम जज हैं, तो हम अपने केस पे बहुत अच्छी स्टडी करते होंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझाते होंगे। अगर मैं किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहा हूं तो मैं अपनी पार्टनरशिप को अपनी पूरी बुद्धिमत्ता से और ईमानदारी से निभाता होऊंगा। और अगर यही बुध देव अशुभ हो जाएंगे तो हो सकता है आप अपनी पार्टनरशिप में थोड़ी सी चालाकी दिखाते हो, आप अपने पार्टनर के साथ किसी तरह का चीटिंग का व्यवहार करते हो कि उसे पता ना चले और मुझे ज़्यादा मार्जिन आ जाए। हो सकता है आपकी वाइफ आप पर बहुत शक करती हो, बात बात में आपके झूठ को पकड़ लेती हो क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान होगी। हमारे बुध देव जो हमें रोग भी देते हैं, क्योंकि ये काल पुरुष की पत्रिका में तीसरे घर और छठे घर के स्वामी होते हैं। छठे घर से हम रोग ऋण विवाद और शत्रु देखते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जो लाइफ पार्टनर हो उसमें कोई हेल्थ इश्यूज हो, उसे किसी तरह की बीमारी का सामना करना पड़ता हो, या हो सकता है हमारे जीवन साथी के साथ हमारे झगड़े देखने को मिलते हों। तो ये सब चीज़ें हमें बुध देव जी के प्रभाव से समझनी है कि बुध देव जी हमारे 7वें घर में पॉजिटिव हैं या नेगेटिव। अब अगर हमारे बुध देव 8वें घर में विराजमान होते हैं तो 8वां स्थान जिसे हम दुख स्थान कहते हैं, 8वें घर में कोई भी ग्रह जाता है तो उसके कारतत्वों में कमी आ जाती है। अगर कुंडली में 8वें घर में हमारे बुध देव शुभ है तो वह हमें विपरीत परिणाम देंगे, और अगर हमारे बुध देव अशुभ हैं तो वह हमें अच्छे परिणाम देंगे। क्योंकि बुरे घर में जब बुरा ग्रह जाता है तो वह हमें अच्छे फल देता है, और जब कोई अच्छा ग्रह बुरे घर में जाता है तो उसके कारतत्वों में कमी आ जाती है। तो अब यहाँ पर हम 8वें घर में बुध देव जी की स्थिति को समझेंगे और उसके अनुसार उनके फलों को कहेंगे। अब ये हमारा लग्न है और इसे हम अपना कुटुंब कहते हैं, और ये हमारी वाइफ है और ये हमारे वाइफ का कुटुंब हो गया। तो हो सकता है कि हमारे हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ ऐसी बातें गुप्त हो जिनका खुलासा ना हो रहा हो, क्योंकि ऐसी बातें खुलेंगी तो हो सकता है लड़ाई झगड़े हो जाएं, क्योंकि काल पुरुष की पत्रिका में 6 नंबर घर का स्वामी 8 नंबर घर में आके बैठेगा। हो सकता है बुध देव जी हमें कोई लंबी डिसीज दे दें, क्योंकि 8वें घर से हम दुर्घटनाओं को भी देखते हैं। तो इस तरह से हमें बुध देव जी के प्रभावों को समझना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा व्यक्ति कोई कमीशन एजेंट होगा
या किसी सेल परचेज का काम करता होगा, किसी ब्रोकरी के बिजनेस में होगा, तो हो सकता है वो अपने क्लाइंट्स को बहुत अच्छी जानकारी देता हो मगर कुछ जानकारियां गुप्त रख लेता हो। जिसमें उसका फायदा होता होगा उस ज्ञान को वो शेयर करता होगा और जिसमें उसका नुकसान होता होगा उसे वह शेयर नहीं करता होगा। तो हमें बुद्ध देव जी के प्रभावों को प्लस माइनस नेगेटिव पॉजिटिव कर कर समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूं कि एक चंद्रदेव और एक बुध देव, इन दो ग्रहों को कुंडली में समझना बहुत मुश्किल है, मगर जो इनको समझ जाएगा वह एस्ट्रोलॉजी में अध्ययन अच्छा कर पाएगा। अब अगर हमारे बुध देव 9 नंबर घर में विराजमान होंगे, 9 नंबर घर जिससे हम पिता का विचार भी करते हैं, 9 नंबर घर से हम भाग्य की बात भी करते हैं, 9 नंबर घर से हम धार्मिक यात्राओं की बात करते हैं, तो बुध देव हो सकता है ऐसे जातक के पिता बहुत समझदार और बुद्धिमान हो सकता है ऐसा जातक धर्म का बहुत बड़ा ज्ञाता हो, उसे वेदों का बहुत अच्छा ज्ञान हो, ऐसे जातकों की गणित में बहुत अच्छी रुचि होती है और वो बहुत बड़े गणितज्ञ होते हैं, ऐसे जातकों की स्किल्स पावर्स बहुत अच्छी होती हैं, उनको बहुत जल्दी याद हो जाता है या फिर उनको मेमोरी उनकी बहुत शार्प होती है, उन्हें हर पुरानी और नई बात याद रहती है। कई चीज लोगों को सिखाई जाती है, उनको याद करने में बहुत समय लग जाता है और कोई लोग 2 मिनटों में समझ जाते हैं। तो हमें इस प्रभाव को भी शुभ और अशुभ दोनों को देखकर समझना है। अगर हमारे बुध देव 10 नंबर घर में विराजमान होते हैं, 10 नंबर जिसे हम कर्म का स्थान कहते हैं, इस कर्म के स्थान में हमारे कारक ग्रह शनि देव भी होते हैं, मंगल देव भी होते हैं और बुध देव भी होते हैं, मगर स्थिर कारक के रूप में हम हमेशा बुध देव जी को लेते हैं। अब शनि देव जी और मंगल देव जी को भी लिया जाता है, वो मैं धीरे धीरे आपको आगे बताऊंगा किस किस सिचुएशन में हम उन्हें कारक मान के उसका इस्तेमाल करते हैं, मगर हमारे 10 नंबर घर के स्थिर कारक परमानेंट कारक हमारे बुध देव होते हैं। अब अगर बुध जैसा ग्रह 10वें घर में बैठा होगा तो ऐसा जातक अपने कर्म के क्षेत्र में बहुत अच्छी बुद्धि लगाएगा, वह अपने काम में पूर्ण महारत हासिल करेगा और उसे अच्छे तरीके से चलाएगा। ऐसे जातक हो सकता है एक नहीं 2-4 बिजनेस करते हो। अगर आप सरकारी डिपार्टमेंट में किसी उच्च पद के अधिकारी हैं तो वहां पर आप अपनी बुद्धिमत्ता का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हो। 10 नंबर घर में बुध देव जी का बैठना बहुत अच्छा होता है, मगर हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। उसी तरह से हम देखेंगे यहां पर बुध देव अच्छी स्थिति में बैठे हैं या बुरी स्थिति में बैठे हैं। ऐसे व्यक्ति किसी बैंकिंग डिपार्टमेंट में या फिर किसी सलाह के डिपार्टमेंट में, सीए से रिलेटेड, बैंकिंग के क्षेत्रों से रिलेटेड इन चीज़ों में बहुत अच्छी महारत हासिल रखते हैं। बुध देव जिनके 10 नंबर घर में होते हैं वह शरीर से मेहनत कम और अपने बुद्धि और दिमाग से मेहनत करना ज़्यादा पसंद करते हैं कि इनके पास शारीरिक बल कम और इनके पास मानसिक बल ज़्यादा होता है। ये हर कार्य में अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आगे बढ़ना चाहते हैं जबकि शरीर का इस्तेमाल कम करना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास बुद्धि बहुत अच्छी होती है जिस वजह से ये उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो मेहनत करके दिन भर 500 रुपये नहीं कमाते, और बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो एक दिन में एक साइन करते हैं और 50,000 कमा लेते हैं। तो जिनका बुध 10 नंबर घर में होता है ऐसे लोगों में इस तरह के प्रभाव देखने को मिलते हैं, मगर हमें बुध देव जी के शुभ और अशुभ, पॉजिटिव और नेगेटिव स्थिति को समझने के बाद ही ऐसी बात कहनी है। अगर हमारे बुध देव 11 नंबर घर में विराजमान है, 11वें घर में कोई भी ग्रह जाता है तो उसके कारतत्वों में वृद्धि हो जाती है। अब 11 नंबर स्थान हमारे लाभ का स्थान है, हमारे सोशल नेटवर्किंग का स्थान है, इससे हम हर तरह के लाभ की बात करते हैं। ये हमारे मित्रों का भी स्थान है। हो सकता है हम अपने मित्रों के साथ मिलकर कोई व्यापार करते हो, हम उससे लाभ कमाते हो सकता है हम कोई नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, उसमें हमारे मित्र हमारी मदद करते हैं। हो सकता है ये सप्तम का पंचम होता है, 1 2 3 4 5,
तो हो सकता है जब मेरे विवाह की बात चले तो उसमें मेरे मित्रों का सहयोग ज़्यादा हो और मेरे पेरेंट्स या अदर लोगों का सहयोग कम हो। अब अगर हम इसे राजनीति के क्षेत्र में या बड़ी बड़ी कंपनियों से रिलेट करें तो वह बड़े बड़े डिसीजन या अच्छी अच्छी स्कीम निकालकर कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करती हैं। तो 11वें घर में बैठा बुध इस तरह के भी सारे काम करता है, क्योंकि ये सोशल नेटवर्किंग का डिपार्टमेंट है। 11वें घर में जो हमारे बुध देव हैं वह सीधा हमारे संतान भाव पे दृष्टि रखते हैं, क्योंकि अगर ये हमारा लग्न है तो ये हमारा भोग है। अब बुध देव अगर 11 नंबर घर में विराजमान होते हैं तो ऐसे जातकों की बुद्धि बहुत तेज होती है और हो सकता है ऐसे जातकों को बड़े बड़े फैसले करने पर बिठाया जाता हो। अगर आप किसी राजनीतिक करियर से या किसी आप उच्च पद पर विराजमान हैं तो आपकी सलाह ली जाती हो और आपकी सलाह से ही निर्णय लिए जाकर वैसा काम किया जाता हो। बुद्धि विवेक के स्थान पर दृष्टि है तो बुध देव जी उसका भी बहुत अच्छा फल करेंगे। तो ऐसा जातक लाभ कमाने के लिए बहुत अच्छी बुद्धि का इस्तेमाल करेगा। बुध देव अगर 5 नंबर घर और 11 नंबर में बैठे होते हैं तो ज्यादातर मैंने देखा है कि बुध देव जी बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब अगर हमारे बुध देव 12 नंबर घर में विराजमान है, इसे भी हम दुख स्थान कहते हैं, किसी भी तरह का व्यय कहते हैं। अब अगर 12 नंबर घर में बुध देव विराजमान होंगे तो जातक अपने जीवन में जिस भी तरह के खर्च करेगा उनको बहुत सोच समझकर खर्च करेगा। वह पैसे का व्यय करते समय 10 बार सोचेगा, विचारेगा और सही जगह इसको इस्तेमाल करने का सोचेगा। मगर हमारे बुध देव 6 नंबर घर के स्वामी हैं, जो कि रोग, ऋण, विवाद और शत्रु का स्थान होता है। और 6 नंबर घर में हम बुध देव जी को उच्च का कहते हैं और इनकी मूल त्रिकोण राशि भी 6 नंबर होती है। और 12 नंबर घर में ये नीच के हो जाते हैं। अब आप कहेंगे उच्च और नीच फिर से आ गया। अब 12 नंबर घर में बुध देव हमारे नीच के हो जाते हैं। अब 12वें घर में जब हमारे बुध देव नीच के हो जाएंगे तो आप कहेंगे कि हमें बहुत बुरा परिणाम देंगे। अब बुरे स्थान में बुरा ग्रह बैठेगा तो वह हमें अच्छे रिजल्ट देगा या बुरे रिजल्ट देगा। अगर किसी शराबी को शराब पीने की आदत हो, आप उसके साथ मैखाने में जाओ और उसको बोलो दूध का गिलास पी लो, क्या वो खुश होगा? और अगर वहीं पर अगर आप शराबी को बोलो शराब पी लो तो वो कितना खुश होगा? तो उसी तरह से हमारा बुरा ग्रह जब बुरा होकर बुरे स्थान में बैठता है तो वह हमें अच्छा रिजल्ट देता है। और अगर हमारा अच्छा ग्रह बुरे स्थान में बैठता है तो उसके कारतत्वों में, उसके काम करने के तरीकों में कमी आ जाती है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे हमारे बुध देव अगर 12वें घर में विराजमान हैं, जिससे हम रोग, ऋण की बात भी करते हैं। हो सकता है ऐसे जातक को हॉस्पिटल का सामना करना पड़े, ऐसे जातक को कोई डिसीज हो जिसके लिए उसको अपना इलाज में पैसा खर्च करना पड़े। और यह भी हो सकता है कि ऐसा जातक विदेश में रह रहा हो और विदेश से कोई ऐसा कारोबार कर रहा हो कि वहां से वो धन अर्जित कर रहा हो। ऐसे जातक हो सकता है इंडिया में रहकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हो, अपनी बुद्धि का पूरा इस्तेमाल करके वहां से धन अर्जित कर रहे हो। तो इस तरह से मैंने आपको बुध देव जी का 12 के 12 घरों में किस तरह का प्रभाव रखते हैं ये बताने का प्रयास किया है। बुध देव जी और चंद्र देव जी को समझना बहुत जरूरी है। मैंने आपको कुंडली के 12 भावों में बुध देव किस तरह का प्रभाव रखते हैं उसकी छोटी छोटी जानकारी देने का प्रयास किया है। आप सभी पर भगवान शिव शंभू जी की कृपा सदा बनी रहे। सभी को हरि ओम।